आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्राथमिक शिक्षा। लास्ट वीडियो में हमने प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के बारे में जाना था, पर भारत में प्राथमिक शिक्षा कैसे, कब, किस वजह से प्रारंभ हुई थी, इसके बारे में डिटेल में आज का वीडियो होने वाला है। थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है वही चीज़ें मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। तो भारत में प्राथमिक शिक्षा देश की शिक्षा प्रणाली की क्या है, आधारशिला है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा जितनी व्यवस्थित एवं सुदृढ़ होगी, जो हमारे जो बच्चे स्टार्टिंग में जो शिक्षा सीखते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे अब PNC, NC, LKG, UKG है ना, तो ये सब क्या है, बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है। अगर यही शिक्षा उनके लिए व्यवस्थित और सुदृढ़ होगी तो देश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था उतनी ही उन्नतिशील एवं व्यापक होगी। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होगी और सभी व्यक्ति साक्षर बन जाएंगे, तो स्वयं उनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की भावना भी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की महत्ता बताते हुए शिक्षाविद में श्री जी शयदन ने प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया पुस्तक में लिखा है, ठीक है। अब जो मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है, इसको आपको नोट रखना है, इनका नाम और इनकी बुक का नाम। क्या लिखा है इन्होंने, इसमें बताया है कि प्राथमिक शिक्षा के व्यापक आधार पर स्थापित तथा उदार भाव से सुनिश्चित व्यवस्था के बिना हम अपने आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने, अपनी व्यवहारिक कार्यक्षमता में वृद्धि करने और अपनी जनता को विवेकपूर्ण नागरिकता की शिक्षा देने में लेशमात्र भी आशा नहीं कर सकते। इनका मतलब है कि सबसे पहले हमें प्राथमिक शिक्षा के जो भाव है ना, उसको सुनिश्चित व्यवस्था करनी होगी। अगर हमारी प्राथमिक शिक्षा, हमारा बेसिक ही मजबूत नहीं होगा तो वह हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने में और उसकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने में बिल्कुल भी जो है हेल्प नहीं करेगी। इसके बाद में प्राथमिक शिक्षा को इतना महत्व दिया गया कि संविधान की 45वीं धारा में इसका उल्लेख किया गया है। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा को संविधान की किस धारा में उल्लेख किया गया है, तो 45वीं धारा में उल्लेख किया गया है और उसमें लिखा है कि इस संविधान के क्रियान्वित की जाने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी वर्षों के लिए जब तक कि वह 14 वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं कर लेंगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा बच्चों के लिए, तो ये संविधान की किस धारा में उल्लेख है, तो 45वीं धारा में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारी प्राथमिक शिक्षा कैसी थी, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास तो सदियों पुराना रहा है, परंतु 1854 में प्रथम बार इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए गए थे, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षा को लेकर सबसे पहली बार हमारे भारत में जन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, ठीक है, जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले 1854 में इसके लिए कुछ कदम उठाए गए थे, ठीक है। कौन कौन से, किसने उठाए थे, इसके बारे में चलिए जानते हैं। चार्ल्स वुड का आपका 1854 का घोषणा पत्र, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों ने 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि भाई वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो आपको 1854 सन याद रखनी है और ये भी पूछ लेते हैं 19 जुलाई वगैरह, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक, तो यहाँ पे बताया कि शिक्षा के प्रसार का जो दायित्व था वो कंपनी ने अपने कंधों पर लिया था। वुड का घोषणा पत्र पर अमल किया गया था। अब इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे इस घोषणा पत्र में, वह कौन कौन से थे, तो पहले से चल रहे विद्यालयों को सरकारी अनुदान देकर उन्हें सुधारा जाए, सरकार द्वारा हल्का बंदी जैसे नियमों के अनुसार विद्यालय स्थापित किए जाएं और निजी संस्थाओं को अधिक धन देकर उत्साहित किया जाए। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार अनुदान के जो नियम थे वो इतने कठोर बनाए कि इसका तत्कालीन लाभ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो घोषणा पत्र था उसके जो नियम थे वो बहुत ज़्यादा कठोर थे, टफ थे, ठीक है। तो उससे तुरंत ही कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था 1857 में आरंभ हो जाने के बाद वुड के जो घोषणा पत्र के सुझाव थे वह लागू ही नहीं हो पाए थे। इसके बाद में सबसे पहले देखिए वुड का घोषणा पत्र आया, उसके बाद में लॉर्ड स्टेनली ने 1859 में एक अपना घोषणा पत्र निकाला, ठीक है।
तो इसमें इन्होंने कुछ प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए। वह सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार करे और प्राथमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को दिए जाएं। शिक्षा प्रसार के लिए आवश्यकता अनुसार शिक्षा कर लगाया जाए, यानी कि टैक्स लगाया जाए, और सहायक अनुदान प्रणाली को उच्च शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित रखने का प्रस्ताव रखा। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, यानी कि अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण विद्यालय, जो ट्रेनिंग विद्यालय होते हैं, उनकी संख्या बढ़कर इतनी और छात्रों की संख्या इतनी हो गई थी उस समय। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे सुझाव दिए थे लॉर्ड स्टर्लिन ने। ये मेन पॉइंट आपको क्या रखना है कि वुड का घोषणा पत्र कौन सी सन में आया था और कौन सी कंपनी के लिए, और लॉर्ड स्टर्लिन का घोषणा पत्र कौन सी सन में आया था। ठीक है, सुझाव तो देख लेना, वैसे तो ज़्यादातर सनी पूछते हैं इसमें। और भारतीय शिक्षा आयोग और हंटर आयोग, इसकी भी डेट याद रखनी है। ठीक है, और ये पॉइंट याद रखने हैं। और इसमें जैसे कि प्राथमिक शिक्षा का इन्होंने जो सुधार लाने के लिए सुझाव दिए थे वह थे प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो कि ये भाई किसके सुझाव में था, तो ये भारतीय शिक्षा आयोग के या फिर हंटर आयोग, दोनों में से एक मिल सकता है, इन्होंने सुझाव दिया था। और सेकंड में पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को शामिल किया जाए। प्रांतीय सरकारों को भी प्राथमिक शिक्षा प्रसार में आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये इनके इम्पोर्टेंट है। इनके ये जो सुझाव हैं ये भी क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इनका नेक्स्ट फोर्थ सुझाव था प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक नॉर्मल स्कूल की स्थापना की जाए और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा स्थानीय भाषा के माध्यम से दी जाए। इनके बाद में लॉर्ड कर्जन ने 1904 में एक शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आया था। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विस्तार दोनों की तरफ ध्यान दिया था। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने जो है स्थानीय संस्थाओं और निजी क्षेत्र की जो संस्था थी उनके सहायता के लिए 35 लाख रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की थी। प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के प्रशिक्षण की सिफारिश, यानी कि उनकी ट्रेनिंग की सिफारिश के लिए, और मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम से, यानी कि जो भी बच्चों की मातृभाषा है उसी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर इन्होंने बल दिया था। तो ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट रखिएगा। इसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में सरकार के सम्मुख प्रस्ताव रखा था। ठीक है, अब ये भी पूछ लिया जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा के लिए किस सन में जो है प्रस्ताव रखा था, तो 1910 में रखा था। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम महायुद्ध हुआ था उस समय, तो जिसका प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, उसी समय जो है उन्होंने सारी युद्ध की वजह से उसका जो शिक्षा के लिए उन्होंने जो सुझाव दिए थे, जो कोशिश की थी, उसका अपोजिट प्रभाव पड़ गया था। फिर सन 1921 से 1928 तक क्या रहा, शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। 1921 में राज्यों में जो है सशक्त सरकार बनी और इसके साथ ही शिक्षा को परिवर्तित जो है विषय समझा गया। प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा मंत्री नियुक्त करने पर बल दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा मंत्री नियुक्त करने पर बल कौन सी सन में आया था, तो ये 1921 में आया था। ठीक है, सरकार तथा स्थानीय संस्थाओं ने शिक्षा पर अधिक व्यय करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद में हर्टॉग कमेटी रिपोर्ट 1929, जिसमें साइमन कमीशन, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, सर फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा की जांच करने के लिए एक समिति बनाई थी। इस पूरे पॉइंट को आपको याद रखना है। बाकी का यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी है वह है 1937 में प्रादेशिक सरकारों की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए प्रादेशिक सरकारों की स्थापना कौन से सन में हुई थी, तो वही 1937 में हुई थी और प्रांतीय स्वशासन की यहाँ पर भी नींव रखी गई थी। मैं आपको सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके आप नोट्स तैयार कर सकते हो वही चीज़ें आपको बता रही हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो है आपका सार्जेंट रिपोर्ट 1944, तो इसमें भारतीय शिक्षा में सुधार लाने के लिए तत्कालीन भारतीय शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट को एक समिति यानी कि एक स्मृति पत्र तैयार करने के लिए कहा गया था। सन 1945 में सार्जेंट ने अपना स्मृति पत्र जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत भी किया था। इसको सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से पुकारा जाता है और इस रिपोर्ट ने जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव भी दिए थे। अब इसमें इन्होंने क्या सुझाव दिए थे, इनको भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं
कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हो, जिसका रूप बुनियादी शिक्षा होना चाहिए, और अधिक संख्या में उपस्थिति अधिकारी निरीक्षण के लिए रखी जाए। थर्ड, बुनियादी शिक्षा को जूनियर कक्षाओं का माध्यम बनाया जाए, या फोर्थ, मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। प्रशिक्षित तथा अध्यापकों की नियुक्ति पर विशेष बल दिया जाए। परंतु जब सरकार सार्जेंट रिपोर्ट को लागू करने की ओर ध्यान दे रही थी, तभी देश का क्या हो गया, विभाजन हो गया। हमारा देश जो है डिवाइड हो गया, ठीक है, अलग अलग हो गया। इसमें 1937 से 1947 तक का प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति हुई थी, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 229 नगर और 1017 गांव में प्राथमिक स्कूल खुल चुके थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त 10 नगर और 1404 गांव में जो था अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध भी किया जा चुका था। लेकिन 1947 तक 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु वाले बालकों की संख्या भी 31.3% भाग प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुका था, ठीक है। फिर क्या होता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपका प्राप्ति के बाद 17% लोग यहाँ पर साक्षर थे। 1949 में प्राथमिक स्कूलों की संख्या आपकी 2,20,000 हो गई थी, और इन स्कूलों में इनकी संख्या इतनी छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो फिलहाल आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जबकि 1951 की जनगणना के अनुसार 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों की संख्या 5.4 करोड़ थी, ठीक है। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य पूरा करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने का प्रयास किया गया था, और अभी तक वह चल ही रहा है। भारतीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में कोठारी शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कोठारी शिक्षा आयोग कब नियुक्त किया गया था, तो आपको सन याद रखनी है, सन पूछी जाती है। सन 1986 में नई नीति की घोषणा कर समस्त शिक्षा में जो है एक रूपता लाने की, यानी जो भी शिक्षा है उनमें एक रूपता हो, गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया गया। कब किया गया, जो नई नीति घोषणा आई थी 1986 में, तब। उसमें 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और 26 जनवरी 1950 को भारतीय नेताओं ने देश को एक नया संविधान दिया था, और उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब उसमें क्या थे कि भारत की अखंडता बनाए रखना, लोकतंत्रात्मक शासन, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना और समाजवादी राज्य की स्थापना करना। संविधान द्वारा वर्णित उद्देश्यों के लिए संविधान की धारा 45 के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने को यहाँ पर कहा गया था, ठीक है। अब ये आज का टॉपिक आपका यहीं पर ख़त्म होता है। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।